वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन पर और उसके साथ साथ जुड़ी हुई जो आज की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की तरफ से। गुज़िश्ता दिनों में बन्नू का जो वाक़या है उस पर बहुत बात होती रही, ख़बरें भी सामने आई। दहशत गर्दी का वाक़या हुआ बन्नू में। उसके बाद 19 जुलाई को ये फ़ैसला किया बन्नू के जो शहरी थे और इर्द गिर्द के इलाके के लोग कि वो वहाँ एक अमन मार्च करेंगे। ये जो मार्च था ये काफ़ी बड़ा हुआ, इसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जरगा जो वहाँ से है उसकी भी आज मुलाकात थी वज़ीर आला से। उन्होंने भी अपने जो एक डिमांड्स की लिस्ट है वो भी 16 मुतालबात हैं उनके, वो भी सामने आ गए। इसी जो हम कह सकते हैं कि तनाजुर में DGISPR जो है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोपहर के की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद जो उनके अपने रिमार्क्स थे शुरू के वो तो बहुत कम ही थे। उसके बाद उन्होंने सवालों के जवाब दिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। उन्होंने भी यही कहा कि अमन मार्च करना था बन्नू के लोगों ने, हमें भी कोई एतराज़ नहीं था, मगर जो अमन मार्च था उसमें कुछ मुसल्लह भी शामिल हो गए। इसके साथ साथ दहशतगर्दी पे भी बात की, अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है उसकी तफसील से DGISPR ने बात की। ये समझाया कि किस तरह वो माजी के तरह के लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होंगे बल्कि NAP की इम्प्लीमेंटेशंस के हवाले से ये एक नए अज़म का ऐलान है। 9 मई का भी जिक्र किया, डिजिटल टेररिज्म का भी जिक्र किया। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में उस पर भी पुलिस का रेड हुआ। वहाँ से काफ़ी मवाद जो था, डॉक्यूमेंट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो थे वो उठा लिए गए। पुलिस का कहना ये है कि यहाँ से डिजिटल टेररिज्म होता है, इसलिए ये सारा जो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उठाए गए हैं। बहुत एक सख्त रद्द-ए-अमल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया। उमर अयूब साहब बहुत तफसील से बोले और उनकी ज़्यादातर जो तकरीर थी उसका ताल्लुक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया उन सब लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पिछले दिनों में उठाए गए हैं। इन सब मामला पे हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ इफ्तिखार हुसैन शिराजी साहब हमारे कॉलीग हैं, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद, और हमें ज्वाइन किया जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं। वील टॉक टू देम बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें इफ्तिखार शिराजी साहब से और जाहिद हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल सिक्योरिटी सूरत हाल है और ख़ास तौर में इसी तनाजुर में जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शिराजी साहब, आप वहाँ मौजूद थे, आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बताएं सर, क्या पैगाम आपको मिला? आई मीन क्योंकि इतनी ज़्यादा इशूज़ पे बात की, बट ऑब्वियसली हमेशा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो हम सबका ख्याल होता है कि उसमें एक बहुत कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। आरफा इनफैक्ट इसी उम्मीद के साथ हम भी गए थे और ख्याल ये था कि किसी एक इशू के ऊपर वो पोजीशन लेंगे, लेकिन बड़ी एक वेग सी थी। मुझे लगा है कि कहीं क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी। कोई एक ज़रूर था कि पिछले जो रिसेंट पास में वाक़यात बिलखुसूस जो बन्नू को लेके हुए हैं कि जहाँ पे बराह रास्त फ़ौज पे ये इल्ज़ाम आ रहा है कि वहाँ पे सिविलियंस पे गोली चलाई गई, शायद वो एक एलिमेंट था कि जिसको लेके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट परेशान थी कि बराह रास्त सब सिविलियंस के ऊपर जो गोली चली उसका इल्ज़ाम उन पे आ रहा है। तो उसको क्लैरिटी देने के हवाले से मुझे लगा है कि उस पर फोकस उनका ये था। साथ इस इम्प्रेशन को डिसमेंटल करने के लिए कि जो आज़म पाकिस्तान एक ऑपरेशन नहीं है बल्कि जो माजी में 2014 के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था और उसके कुछ वाइटल एरियाज थे कि जिनके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हो पाया, तो ये तो सिविल गवर्नमेंट का एक डिसीजन है और इम्प्लीमेंटेशन को लेके तो हम आगे जा रहे हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली जिसका जिक्र आज उमर अयूब साहब ने भी किया है कि जिस तरह उन्होंने सारा नरेट किया सिचुएशन को, तो मुझे लगा कि एक चार्जशीट थी सिविल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। एक तो ये कि फ़ौज ने अपने हिस्से का काम किया कि इलाकों को क्लियर किया दहशतगर्दों से, उसके बाद उसको होल्ड किया, पर उसके बाद बिल्ड एंड ट्रांसफ़र का जो काम था सियासतदानों का या सिविल गवर्नमेंट्स का वो नहीं कर पाए, लिहाजा आज क्रिटिसिज्म सारा फ़ौज पे आ रहा है। और फिर साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही है, बुनियादी तौर पर उन्होंने फिर उसको जाके 9 मई के वाक़यात के साथ लिंक किया
और जैसे आपने भी अपने इब्तिदाई में भी कहा कि आप तो एक टर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं डिजिटल टेररिज्म की, तो उनका ख्याल है कि जो एक्चुअल टेररिज्म है और जो डिजिटल टेररिस्ट है उनका आपस में एक इक्वेशन नेक्सस बना हुआ है और वही पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। पब्लिक के अंदर एक एंटी स्टेट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में उभारा जा रहा है। और फिर साथ में जो एक चीज़ मुझे कॉमन लगी इस वक्त सिविल गवर्नमेंट की जानिब से जो कहा जा रहा है कि अदालतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि वो क्योंकि पाकिस्तान के मुजरमों को सज़ा नहीं दे पा रही। और आज DGSPR ने भी वही बात की है कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं जब तक उनको नहीं सज़ा दी जाएगी तब तक पाकिस्तान में इंतशार और फसाद की फ़ज़ा और बढ़ती जाएगी। तो मुझे तो यही लगा कि इसके अलावा तो कोई मकासद और नज़र नहीं आ रहे थे। बिल्कुल सही। जाहिद साहब आपने सुनी गालिबन शराज साहब की भी गुफ्तगू। सर अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन आपके ख्याल में उस पर पैगाम देना चाह रहे थे DGISPR? बहुत तफसील से उन्होंने बात की सर, तकरीबन 30 मिनट वो एक सवाल के जवाब में अज़्म इस्तेकाम को एक्सप्लेन करते रहे कि वो उसका मकसद क्या है और ये कि उसमें कोई नो गो एरियाज नहीं है कि वहाँ कोई लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। देखिए, इनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो सारे जो इस पर पॉलिसी कंफ्यूजन है उसके इजहार था। जो बातें उन्होंने की वो सबसे बड़ी एक बड़ा डिफेंसिव भी उनका रवैया था कि लोगों ने गलत समझा कि ऑपरेशन होने जा रहा है दरब इस्तेहकाम, और लेकिन वो हकीकत में वो नहीं है। मसला ये आता है कि ये शुरू कहाँ से हुआ, लोगों को जो है ये एक तासुर ये क्यों मिला था शुरू में। इसकी वजह यही थी कि गवर्नमेंट ने जिस अंदाज में पेश किया था कि एक कोई ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। अब इसमें कसूर उनका तो नहीं है जो कि आप ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि सोशल मीडिया ने इस चीज़ को फैलाया। खुद एक गवर्नमेंट ने जिस अंदाज में किया था, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात देखें, दुनिया भर में काउंटर टेररिज्म के एक जो होती है वो एक तसलसल से होती है। ये नहीं होता है कि हम चंद साल बाद फिर किसी चीज़ का ऐलान करते हैं, चाहे वो कैंपेन हो चाहे वो ऑपरेशन का नाम दे दें। असल चीज़ ये है कि ये हमारी नाकामी जो है पूरे काउंटर टेररिज्म की, उसके मुतालिक क्यों नहीं कोई बात करता है। आप मुझे बताइए कि जो है पहले ये कहा जाता था कि हमने सारा कुछ साफ कर दिया गया, सही है कि एक वक्त में ये भी था कि जो है जो TTP का वजूद जो था फॉर्मर ट्राइबल एरिया में वो ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त से लोग ये बातें कर रहे थे कि ये जो है ये तरीक़ेकार काफ़ी नहीं होता है जब तक कि उसके आप रूट कॉजेस को नहीं हटाएंगे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि ज़रा इस चीज़ की बात करें खुद के इतने बढ़ती हुई एक जो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं उसकी वजह क्या नजर आती है। लेके आप जो है वो इल्ज़ाम दूसरों पे दे देते हैं, लेकिन सर आप ये भी देखें कि आपकी नाकामी कहाँ पे हुई है। उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई पॉलिसी में तसलसल नहीं है। ये खुद ये जो मिलिट्री क्यों नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि 2022 में आपने बगैर किसी से मशवरा किए हुए, या चाहे वो हुकूमत उस वक्त थी उसका भी हाथ होगा, लेकिन जो है जो आप लोगों ने वापस लाए थे, जो उन लोगों को जो कि आप गिरफ्तार हुए थे, जिनके मुतालिक जो था कि हजारों की तादाद में लोगों को कत्ल करने के जिम्मेदार हैं, उसको रहा किया गया, तो ये उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है। तो मेरे ख्याल ये कि ये सारा जो है मैं समझता हूँ कि जो आज सूरत हाल बन के आ रही है KP में, उसका सारा का सारा जो है एक जो जिम्मेदारी आती है वो हमारे खुद जो है ये सिक्योरिटी के इदारों पे जो एक लिहाज से कभी बातचीत करते हैं, कभी जो है फाइट करते हैं। उसका नतीजा ये है कि एक मुल्क को आज सलामती को सबसे बड़ा खतरा बन गया है। क्लैरिटी नहीं है सर। जी, कोई क्लैरिटी नहीं। जी शराज साहब, अब ये दूसरी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरे ख्याल में, जिसपे कुछ ऐसे भी वो टॉपिक्स को छेड़ देते हैं कि फिर एक सियासी गुफ्तगू भी शुरू हो जाती है। आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शुरू हुई। रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी की भी उन्होंने मजम्मत करनी थी और लोग भी उठाए गए, बट तफसील से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जवाब दिया खुद। अब ये क्या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम डालें, वफाकी हुकूमत कॉम्पिटेंट नहीं है कि DGISPR को आना पड़े, या DGISPR साहब जो हैं वो ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो सियासी टॉक शोज की जीनत बन जाती है? नहीं, मेरे ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ज़िम्मेदार हैं, और ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंटली पहले मरहले पे हुकूमत वक्त कि जो जितने भी इशूज़ हैं उसको बड़ा मिस हैंडल कर रही है। गोया कि अगर बन्नू में एक वाक़या हुआ है और बग़ैर किसी तहकीक के आप वहाँ की सूबाई हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएँ,
और आपके वफाकी वज़रा मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि वहाँ की सूबाई हुकूमत ने सब कुछ किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी इशू को हैंडल करने का कोई मुनासिब तरीका नहीं है। वो वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की पॉपुलर सपोर्ट उनके साथ खड़ी है, फिर लोग समझते हैं, बहुत कुछ जानते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे हुआ है। तो ये बयान अगर आप लेके आएंगे तो ये तो जलती पे तेल का काम करेगा। फिर मेरे ख्याल में जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप कहते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाती है, तो हमें तो लग रहा था कि जो बन्नू में हुआ है, गोया कि वहाँ पे हमारे कोई 9-10 जवान जिनमें अफसरान भी शहीद हुए, फिर उसके साथ DA खान के अंदर इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़ा हुआ। तो मैं तो बतौर सहाफ़ी आरफा ये सोच रहा था, जिस तरह की स्टेटमेंट हमें 2 रोज़ पहले सुनने को भी मिली कि इन सारे मामलात को लेके पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी कोई कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से बात हुई थी, तो मेरा ख्याल था कि तमाम फोकस्ड टेररिज्म और फिर उसको लेकर जब अफगानिस्तान की बात करते हैं और दीगर एजेंसीज की बात करते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबलाइज किया जा रहा है बलूचिस्तान के हवाले से, बट वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं हार्डली 5% भी जिक्र नहीं था। तो बाकी अगर आप 9 मई के वाक़यात, इस मुल्क के अंदर डिजिटल टेररिज्म की बात करेंगे, फिर एक सियासी ग्रोह को साथ में इन्वॉल्व करने की बात करेंगे, तो उसके बाद तो फिर पॉलिटिकल डिबेट ही होगी। बिल्कुल सही। जाहिद साहब, योर कमेंट ऑन दिस कि डिजिटल टेररिज्म 9 मई, ये मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं DGISPR साहब की, जिसमें उन्होंने ये डिजिटल टेररिज्म या 9 मई या अदालतों का और कोर्ट्स का जिक्र किया है। सर, आप कैसे देख रहे हैं? आप इत्तेफाक करेंगे शराज साहब से? देखिए, सबसे बुनियादी चीज ये है कि डिजिटल टेररिज्म, ये आजकल अल्फाज जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो इस वक्त फेक न्यूज़ का एक लिहाज से रवाज है और ये चीजें फैलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खुद इनको अपने आप से करना चाहिए कि ये इस किस्म की जो लोगों में एक बेतमादी जो है, वो सिर्फ क्या डिजिटल मीडिया की वजह से आई है या उसकी और वजूहात भी है। और उसको जब तक आप नहीं देखेंगे, सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि कोई जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके जरिए नफरत फैलाई जा रही है। आज जो सूरत हाल नजर आती है, जरा इसको मेरे ख्याल ये कि एक लिहाज इनको सोचने का मुकाम है, इसको रिव्यू करें, सोचे जरा कि आज क्या ऐसी बात है कि जो एतमाद होना चाहिए सिक्योरिटी इदारों पे, वो अवाम का ख़त्म हो चुका है। बल्कि एक लिहाज से अगर देखा जाए जो वाक़यात हो रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि लोगों की रिजेंटमेंट बढ़ती जा रही है। एक अजीब सूरत हाल है कि जहाँ पे जिस इलाके में अभी 2 दिन पहले जो आपके 10 सिपाही शहीद होते हैं, वहाँ पे अवाम का जो है रवैया अगर इस किस्म का होता है, तो सिर्फ उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ जो लोग जो है शरपसंद जो है उसमें शामिल हो गए थे। नहीं, इसमें और ठीक है शरपसंद भी होंगे, लेकिन मसला ये आता है कि अवाम का गुस्सा भी जरा देखें, उसकी कुछ वजूहात भी आप तलाश करें। एक तो ये बात हुई। डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, सही है कि बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, प्रोपेगेंडा जिस तरह से हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और उसके अपने जो है रिपरकशंस भी हैं। लेकिन आप जरा ये भी सवाल का जवाब दे दें कि जो है पहले एक खास ट्रेंड को सबसे ज्यादा जो तकवीत किसने पहुंचाई थी, किसने जो है डिजिटल मीडिया को बाकायदा जो है दूसरे लोगों पे जो है इसके प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल करवाया था। तो मैं समझता हूं कि देखें, अगर फर्ज कीजिए आपकी कारकर्दगी सही रहती है, आपके पास कोई वाकई प्लानिंग होती है, तो उसकी वो जो है खुद ब खुद जो है प्रोपेगेंडा वो बेमाने होकर रह जाता है और उसको करेंसी मिलती है इस वजह से कि जब लोगों को नजर कुछ और आ रहा होता है। तो एक और ये बात ये आती है कि देखें, ये काम जो आप कहते हैं कि ऑपरेशन की, तो एक जो है सिविलियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन के आती है। और आप मुझे बताइए, जो कि हेड है आपके सिविलियन गवर्नमेंट के, जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर सबसे ज्यादा पोजीशन होती है, आपको कभी नजर आया है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से कोई किसी चीज में कार्रवाई कर रहा हो? 90% उनका काम क्रिकेट के लिए जाता है। कभी वो न्यूयॉर्क में होते हैं, कभी वो वेस्ट इंडीज में होते हैं, आजकल श्रीलंका में हो गए। अब मुझे बताइए कि एक ऐसे वक्त में जब इस वक्त सर वी हैव टू मूव द डिबेट फॉरवर्ड वेरी क्विकली, अब वक्त कम है, शॉर्ट क्वेश्चंस। स्मगलिंग के ऊपर बात की DGISPR ने, गाड़ियों की स्मगलिंग, तेल की स्मगलिंग। सर, मतलब कि बॉर्डर की जिम्मेदारी किस पर पड़ती है? यकीनन ये सवाल करते हो आप हैरान हो रही हैं, और हम वहाँ ये सुनते हुए बड़े हैरान हो रहे थे कि 9/11 के बाद हमें सिचुएशन का हमें सामना है। और यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के अंदर एक अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। फिर हमें पता है कि इस मुल्क के अंदर माफियाज काम करते हैं, और आपको भी फ़ौज को इस बात का इल्म है। लेकिन अगर आप अब ये कहें कि डिजिटल टेररिस्ट एक्चुअल टेररिस्ट के साथ मिल के
इस अज़्म पाकिस्तान मुहिम को इसलिए नाकाम बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके अरबों खरबों के स्टेक्स हैं, वो यहाँ से पैसा कमा के डॉलर्स में उनको कन्वर्ट करके इस मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। तो आरिफा ये सवाल मुझसे और आपसे तो नहीं बनता, ये तो रियासत का काम है, ये तो मुल्क की रियासत की मशीनरी का बनता है। जिस तरह आज आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक डिजिटल टेररिज्म सेंटर चल रहा था, तो मेरे मुल्क की एजेंसीज, इस मुल्क की सिटी की इंतजामिया क्या कर रही थी? अगर ऐसा कुछ है तो मेरा ख्याल में सवाल हमसे नहीं आपसे बनता है, और ये सिचुएशन आज की नहीं है, कई दहाइयों की है। जाहिद साहब, योर कमेंट्स ऑन दिस सर, स्पेशली बिकॉज आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पे इसी बात पर रेड हुआ है कि वो डिजिटल टेररिज्म हो रहा था, वहां से इंटरनेशनल हब था गालिबन। देखिए, अब ये इसी से जाहिर होता है कि आपने पूरी जिम्मेदारी कहीं और डाल दी है। ठीक है, मतलब कोई इस चीज़ को मैं ख्याल ये कि अप्रिशिएट नहीं करेगा कि जिस किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि ज़रा सोचें कि अवाम में क्यों इतनी बदएतमादी मौजूद है। एक तो ये बात हुई, दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होना है। आप मुझे बताइए कि इसको पूरे 10 साल से ज़्यादा हो गए सो कॉल्ड नेशनल एक्शन प्लान बने हुए। जब कहा जाता था कि पाकिस्तान का 9/11 हुआ, जब पेशावर पे आर्मी स्कूल पे हमला हुआ था, और वो मेरे नेशनल एक्शन प्लान सही तौर पे था भी नहीं, लेकिन उसके तमाम के तमाम नुकात में से एक भी अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने शिकायत की कि मदरसे जो है रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो आप उस वक्त भी यही बात थी कि रजिस्टर किए जाएंगे। 10 साल बाद जो है कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी आप पे भी आदे होती है, क्योंकि आप भी एपेक्स कमेटी के मेंबर हैं। ये पहले क्यों नहीं सवालात किए गए थे? दूसरी बात ये आती है कि स्मगलिंग, यकीनी बात है कि स्मगलिंग जैसे बात आ रही है कि उसकी रोकने की जिम्मेदारी भी किस चीज पे आती रहे। तो और आप मुझे बताइए कि सिर्फ ये एक तो बॉर्डर का जो एक कंट्रोल है, वो सिर्फ एक राउंड में तो नहीं होता कि जी वो डॉलर की कीमत बढ़ रही थी इसलिए हमने स्मगलिंग को रोका। ये तो एक कोई भी मुल्क जो होता है, रियासत जो होती है, वो अपने बॉर्डर की हिफाजत करती हैं, और उसमें जो है उनकी जिम्मेदारी होती है कि हर वक्त वो करें। सिर्फ ये नहीं है कि डॉलर की कीमत कम हो गई, बड़ी हो गई। 9 मई के हवाले से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, बात ये आती है कि जो वाकयात पे वो गलत हुए थे, तो सिर्फ ये कहना कि जो है दूसरे लोग जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बात ये कि अदालतों की अदालत, देखें अब वही बात आती है कि आपको अचानक याद आया कि ये जो है अदालत क्यों नहीं कर रही है। इससे पहले बताइए कि मुस्लिम खान को आपने किस अदालत के हुक्म के पास छोड़ा था? ये चीज बताइए कि जो है जो इतने सारे जो कैदी थे। बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे शफकत महमूद साहब से, पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहे। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब का। पार्टी से बहुत देर से उनकी वाबस्तगी रही। वफाकी हुकूमत जब थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वज़ीर भी थे काबीना में, मगर 9 मई के बाद जहां और लोग हम कह सकते हैं कि सामने नज़र नहीं आए, तो वहाँ शफकत महमूद साहब भी प्रोमिनेंटली नज़र ना आए, कोई ख़बर नहीं आई। फिर जब इलेक्शंस का वक्त आया तो उनको टिकट भी ना मिला। अब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए सियासत से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शफकत महमूद साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो शफकत साहब। सर, एक ऐसे वक्त में जब बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा जमात में वापस आने का जिक्र कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपने सियासत से ही सियासत को ही खुदाफिज कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खुदाफिज कर दिया। देखें मैंने पहली नौकरी जो की जिंदगी में वो 1971 में थी, और अगर आप उस हिसाब से लगाएं तो 53 साल से नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी साल हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, और जो मैंने कंट्रीब्यूट करना था थोड़ा बहुत वो भी कर लिया है, और जो बकाया ज़िंदगी है उसमें मैं कोई लिखने पढ़ने का काम करना चाहता हूँ। कोई किताब लिखूंगा, आर्टिकल्स मैंने लिखने शुरू कर दिए हैं न्यूज़ में, वो लिखूंगा। हो सकता है आपके कोई मीडिया जिस तरह आज है इस तरह को मीडिया प्रेजेंस हो। तो पॉलिटिक्स में जो अचीव कर रहा था मैंने कुछ समवॉट अचीव कर लिया,
और किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई मेरे पे कोई दबाव नहीं है, कोई किसी किस्म की लालच नहीं है, किसी और पार्टी में नहीं जाना। शफकत साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये कहा जाता है कि पार्टी आपसे नाराज है। ये बार बार जिक्र होता रहा कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ, उसके बाद भी जब लॉन्ग मार्च की कॉल दी पार्टी ने, तो आप शायद वहाँ भी मौजूद नहीं थे, उस वक्त भी तनकीद हुई, और 9 मई के बाद भी इस तरह की तनकीद हुई कि यू weren't देयर। इन बातों में कितनी सच्चाई है सर? नहीं नहीं, मैं जो 25 मई का था उस वक्त तो मैं पंजाब का प्रेसिडेंट था, इसलिए मैं हर चीज में मौजूद था। बाकी कुछ अंदरूनी पार्टी की सियासत भी होती है, कोई आपको बुरा भला कहते हैं, कोई आपको किसी लाइट पे। लेकिन उसके बाद मैं बीमार हुआ, मेरा सर्जरी हुई, फिर मेरे कोई हार्ट के इश्यूज आए, तो मैंने थोड़ा सा अपनी जो एक्टिविटीज थी वो कम की, क्योंकि मेरी काफी सर्जरी सीरियस किस्म की थी। तो उसके बाद मैं वाकई मीटिंग्स भी अटेंड करता रहा, अपनी जो भी राय थी वो देता रहा, लेकिन जुलूस जलसे जो हैं उनमें मेरी शिरकत कुछ कम थी। तो सर ये जो मीटिंग्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कब की बात कर रहे हैं आप? 9 मई से पहले, 9 मई के बाद, इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन से पहले? एक्चुअली 9 मई से पहले तो काफी मीटिंग्स में शामिल रहा, उसके बाद कम। लेकिन मुझे अब सही तारीख याद नहीं है, लेकिन मीटिंग्स में शामिल रहा। और लेकिन जो जुलूस जलसा है उसमें मेरी शिरकत कम थी। सही। सर इमरान खान साहब से कोई राब्ता आपका रहा जब से वो जेल गए हैं? कोई आपने उनसे मिलने की कोशिश की, उनको बताने की? आई मीन डिड यू ट्राई टू इन्फॉर्म हिम डायरेक्टली, या क्योंकि वो जेल में हैं तो आपने मुनासिब ही नहीं समझा? नहीं, देखें, वो जो उनके जेल में हैं और उनके साथ राब्ता जो है वो मुश्किल है। एक दफ़ा मैंने कोशिश भी की, लेकिन वो उसमें रेड टेप इतनी है, उनको मिलना इतना मुश्किल है, उसमें बेशुमार मसाइल हैं, तो इसलिए मेरी मुलाकात तो नहीं हुई। अगर होती तो मैं ज़रूर उनको बताता कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। और मैंने जो अपनी ट्वीट की है उसमें मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे मौका दिया एजुकेशन के मैदान में कुछ सर्व करने का, और पार्टी में भी मुख्तलिफ चीजों में। सर ये बताइएगा कि आपके फैसले का कोई इस बात से ताल्लुक कि आपने ऑब्वियसली जो 8 फरवरी के इलेक्शन से उसके लिए अपने कागजात जमा करवाए थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया? नहीं, उसमें अगर मुझे कोई नाराजगी होती तो मैं करता कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैं इंडिपेंडेंट लड़ लेता, या मुझे कोई नाराजगी होती तो मैं कोई जुलूस जलसा, कोई तकरीर, कोई ट्वीट, मैंने तो कोई ऐसी चीज नहीं की। बल्कि अगर आप इस चीज पे थोड़ा सा गौर करें कि 9 मई के बाद भी मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई खान साहब के बारे में या पार्टी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की। तो मैंने तो इसलिए सर फिर उन्होंने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? अब इसका जवाब तो वो दे सकते हैं। मैं उस सीट से 2 दफा लाहौर में जीता था। 2013 में तो मैं वाहिद जीतने वाला था लाहौर से, लेकिन ये पार्टी का फैसला था, उन्होंने नहीं दिया, तो उससे मेरी फिर जो इन्वॉल्वमेंट थी वो और कम हो गई। और वैसे भी मैंने कहा कि अब मैं कुछ एक्चुअली ज्यादा मैं कुछ मीडिया में और लिखने पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, विल बी राइट बैक, और हम शफकत महमूद साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम गुफ्तगू करें शफकत महमूद साहब से और हम उससे बात करें उनकी रिटायरमेंट पर। शफकत साहब, आपकी भी रिटायरमेंट, क्या ये कहीं असद उमर साहब ने तो नहीं आपको इंस्पायर किया? क्योंकि आपसे शायद पहले वो भी अनाउंस कर चुके थे अपनी रिटायरमेंट सियासत से। नहीं, वो तो काफी 4-5-6 महीने हो गए हैं। नहीं, मैंने अच्छा, इंडिविजुअल फैसले हैं आप दोनों के? और वह मैं बड़ी देर से एक्चुअली सोच रहा था इस चीज के बारे में, क्योंकि वैसे भी सियासत जिस नहज पे है और सब कुछ, तो मैं सोच रहा था कि मैं अब जरा थोड़ा
ज्यादा कंसंट्रेट करूं राइटिंग पे और बाकी चीजों पे। अच्छा शफकत तो साहब, ये बताइएगा कि आपने ऑब्वियसली आपका बहुत तवील अरसा सियासत में गुजरा, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम किया, जनरल मुशर्रफ, फिर इमरान खान साहब, हु डू यू थिंक वाज द बेस्ट टू वर्क विद? देखिए, हर किसी की अपनी अपनी, मुशर्रफ साहब के साथ तो मैं प्रोविंस में था, मुझे नहीं पता, 1 साल के लिए था उनके साथ, लेकिन मोहतरमा और इमरान खान साहब की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। मोहतरमा जो थी वो उसमें उनका तहरीर तकरीर ये वो बहुत उनका उसमें दस्तरस थी, बहुत अच्छी थी। और लेकिन डिफिकल्टीज दोनों ने फेस की। मैंने जब बेनज़ीर साहबा के साथ आया तो उसके कोई 8-10 महीने के बाद गवर्नमेंट डिसमिस हो गई, फिर अपोजिशन में, फिर वो तहरीकें, तो मुमासलत भी बहुत है। और लेकिन मुश्किलात जो अपने ज़माने के हिसाब से मुख्तलिफ मुश्किलात थी। मैं समझता हूँ दोनों अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। सही। अच्छा शफकत साहब, ये बताइएगा कि अब ऑब्वियसली आपके बहुत से आजकल कॉलीग्स भी, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, वो अपना तज्जिया दे रहे हैं ऑन व्हाट दे थिंक इज़ द वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी हो या मुल्की सियासत। आप भी समझते हैं कि देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड एंड यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट? देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात यह है कि मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, बहुत ज़्यादा तनाव है। और नून लीग की गवर्नमेंट जब से आई है, इन्होंने तनाव को कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया है। और उस तनाव की वजह से जो हमें चैलेंजेस हैं, टेररिज्म के चैलेंजेस हैं, हमें गवर्नेंस के चैलेंज हैं, इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं, उनको हम यकसू हो के एज ए नेशन उसको फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है वो आपस की चपकलश और आपस की लड़ाई में खर्च हो रही है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर इतने मुश्किलात जो जिनमें हम घिरे हुए हैं, इसके अंदर बहुत जरूरी है कि कोई नेशनल रिकंसिलिएशन हो। और मेरा ख्याल है कि सब पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी को जिस तरह गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, उससे कोई बेहतरी नहीं है। उससे ये जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको फाइट करने के लिए कोई मुवाफिक शफकत साहब, ये बताइएगा कि बहुत तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो माजी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा साहब, सर आपका उनके साथ तजुर्बा कैसा रहा? यू ऑब्वियसली आल्सो मस्ट हैव वर्कड विद हिम एंड इंटरैक्टेड विद हिम। देखिए, फवाद चौधरी और बाकी असद, उनकी ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन रही है, वो उनको बहुत ज़्यादा मिलते भी रहे। और जो खान साहब ने कमेटी बनाई थी आखिरी दिनों में बातचीत करने के लिए, उसके भी मेंबर थे। मेरा इतना तजर्बा नहीं था, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है उसको अगर उनकी नॉड ना होती तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने सरवाइव करना था, और पाकिस्तान के लिए बेहतर होता अगर पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो 5 साल मुकम्मल करती। बिल्कुल ठीक। सर, तो ख्वाजा आसिफ साहब के साथ आपका एक हम कह सकते हैं टाकरा हुआ ट्विटर पे। वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट दैट? लास्ट क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहना। ख्वाजा आसिफ के साथ हमारे साथ कॉलेज में भी हम इकट्ठे थे, दोस्ती भी थी, तो इसलिए मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। मेरा ज़र्फ नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।